बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इससे हम किसी इंसान की क्या पर्सनैलिटी किस तरह से असेस कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को हम क्लिनिकल फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, एजुकेशनल सेटिंग्स में और काउंसलिंग सेटिंग्स में, हर सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी हम कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं कि टेस्टिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इन सेटिंग्स में। सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन क्लिनिकल सेटिंग। कि क्लिनिकल सेटिंग में हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का क्या फ़ायदा होता है। हमें पता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है कि हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं एक टेस्ट की मदद से, और उसके बाद उसको स्कोर करके तो उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में दे सकते हैं, कोई राय दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बता सकते हैं क्लिनिकल सेटिंग में हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम किसी भी क्लाइंट की पर्सनैलिटी, उसकी सोशल स्किल, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि वो थिंकिंग सोचता किस तरह से है, उसके इमोशंस किस लेवल पे हैं, उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये सारे टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ क्लिनिकल सेटिंग के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। उनको मैं यूज़ करके उसके ऊपर एडमिनिस्टर करके इंडिविजुअल भी कर सकती हूँ, और ग्रुप में भी ज़्यादा सारे लोगों को बिठा के वो टेस्ट लगा के और उसकी स्कोरिंग कर सकती हूँ। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें सिंपल एक हम स्टिमुलाई दिखाते हैं उसको, और वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज उसके अंदर से निकलवा के लाता है। बिकॉज जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, उसमें हम पेशेंट को फ्रीली हक देते हैं कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। और एम्बिगुअस स्टिमुलाई का मतलब होता है कि कोई क्लियर बात हमने से नहीं कहनी कि वो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचे। हमें सिर्फ उसको कोई कोई क्वेश्चन करना है जिससे हम उससे गुफ्तगू शुरू कर सकें आपस में, ठीक है। और फिर टेस्ट में भी मैंने उसको ऐसे स्टिमुलाई दिखाने हैं जिनसे वो अपनी खुद की थिंकिंग को बाहर निकाल सकें, ऐसी सोचें जो उसको परेशान कर रही है, तंगी दे रही है, उनको बाहर निकाल सके, ठीक है। जैसे कि फ्राइड यूज़ करता था अपनी हिप्नोसिस थेरेपी, और फ्री ड्रीम एनालिसिस यूज़ करता था पेशेंट्स की थॉट्स को बाहर निकालने के लिए। इसी तरह हमने उसको एक एम्बिगियस स्टिमुलाई दिखाना है जो कि क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसकी बातों को बाहर निकालना है, अपनी चीज़ों को उसके माइंड में स्टोर नहीं करवाना, या अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग उससे हमने वो बात नहीं पूछनी जो हमारी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। वरना तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी ना, हमारे टेस्ट के स्कोर नहीं सही आएंगे, रिस्पॉन्सेज नहीं सही आएंगे। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि हम किसी मेंटल इलनेस, यानी कि अगर उसको कोई ज़हनी बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए हमें मदद देते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखो, मैं उसके ऊपर डिप्रेशन स्केल लगाती हूँ, उसके बाद उसका अगर डिप्रेशन पे स्कोर हाई आता है तो मैं कहती हूँ कि इसको डिप्रेशन है। उसके अलावा मैं उसकी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहती हूँ, ठीक है, कि वो किस तरह का बंदा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्किल्स उसके अंदर कौन कौन सी हैं, ठीक है, या उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमज़ोरियाँ कौन सी हैं, और उसकी जो वीकनेस, जो स्ट्रेंथ है, मजबूतियाँ, जिन कामों में वो बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें मैं असेस करना चाहूँ। उसके बाद मैं एक ट्रीटमेंट प्लान उनका बना सकती हूँ। जब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट उन पर एडमिनिस्टर करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि एनजाइटी पे स्कोर हाई आ रहा है तो एनजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, इसी तरह सोमैटिक डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर इस बंदे को है, तो उसका मैं बाद में ट्रीटमेंट प्लान बनाना मेरे लिए आसान होगा जब मुझे ये पता चल जाएगा कि इसको ये बीमारी है, ठीक है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसे अपनी बीमारी बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देता है कि आपने ये मेडिसिन खानी है। इसी तरह साइकोलॉजी में भी हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम किसी की पर्सनैलिटी को, किसी पेशेंट की, उसकी शख्सियत किस तरह की है, वो इंट्रोवर्ट बंदा है कि सबसे दूर रहने वाला है, या एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, उसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। और उसकी न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शन का मतलब है कि न्यूरॉन्स जो है उसके कौन से न्यूरॉन्स ब्लॉक हैं जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन का शिकार हुआ है, एनजाइटी का शिकार हुआ है, क्या। बिकॉज जो हमारे डिप्रेशन है ना, वो हमें समटाइम किसी स्ट्रेसर की बजाय हमारे किसी हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो जाए, जैसे कि डोपामिन या नोरेपिनेफ्राइन, इनकी अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए तो इसकी वजह से भी हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो हमने अपनी न्यूरॉन की फंक्शनिंग भी इससे चेक कर सकते हैं। और फिर हम ये भी चेक करने के लिए टेस्ट लगाते हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए ये पेशेंट एलिजिबल है भी या नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो डायग्नोस्टिक सेटिंग में हमें मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट्स के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन पर टेस्ट लगाते हैं, फिर उनको स्कोर करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको किसके पास जाना चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, ठीक है। फिर हेल्थ प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर हैं, इन चारों को मिलके काम करना होता है।
क्लिनिकल सेटिंग में इसकी एग्जांपल्स ये ले सकते हैं टीएटी, जिसमें आप पिक्चर्स दिखाते हैं और फिर उसे कहते हैं ये पिक्चर देखो और इसके मुताबिक कोई भी कहानी लिखो जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। वो अपनी जो ज़िंदगी में उसके साथ कोई हादसा या वाक़या हुआ होगा उसके मुताबिक आपको वो कहानी लिख के देगा। RISP में मैं खाली स्टेटमेंट लिखूँगी आई, और उसके आगे कुछ भी वो लिख सकता है जो उसका दिल करे, या आई लाइक, आई हेट, या जो भी आई हेट के आगे वो जो भी लिखेगा मैंने इसको बाउंड नहीं करना, ठीक है। HTP, जिसमें मैं उससे कहूँगी कोई पिक्चर बना के मुझे दिखाए, उससे भी मैं उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकती हूँ। इसी तरह MMPI है, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है, जिसमें इंक ब्लॉट से वो पिक्चर्स बनी होती हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। डिप्रेशन स्केल में भी हम ये डिप्रेशन की कुछ आइटम्स होती हैं कि मैं हर टाइम बेचैन रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, इस तरह की अगर वो उसके ऊपर स्कोर हायर कर रहा है तो हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम ये देख सकते हैं कि जो वर्कर पहले से इस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, हम उनकी जो है उनको उनकी वो असेसमेंट करते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, बल्कि वो अपनी कम्युनिकेशन नहीं दूसरे एम्प्लॉयज़ से बढ़ाकर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हासिल कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर स्किल भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे हम उनकी स्किल्स को मैयर करते हैं और उसके बाद उनको प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, और बता देते हैं कि उन्होंने अब कौन सी उन्हें हम किस नेक्स्ट टीम में लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या वो होते हैं लोग जो एक्सपर्ट होते हैं डिज़ाइन करने में किसी प्रोग्राम को, या किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, या किसी प्रोग्राम को एनालाइज करने में। इनकी फाइंडिंग्स हमें हेल्प करती हैं कि हम जो साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं ना लोग, इनकी फाइंडिंग इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में जाके, यानी कि कंपनीज वगैरह में जाके जो लोग टेस्टिंग करते हैं, इनकी टेस्टिंग हमें फ़ायदा देती है कि हम देखें कि आगे वर्क प्लेस में एक इंसान की क्या क्या नीड्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसको हल करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आइडेंटिफाई ट्रेनिंग, कि हम देखते हैं कि किस जगह पे उस पर्सन को ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें। साइकोलॉजिकल रिसर्च से वो जब वो सर्वे वगैरह करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उसमें फिर बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या खामियां और किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो लोग अच्छा बेहतर काम करेंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी उस बंदे की क्या नीड्स हैं जो वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसका काम नहीं ठीक जा रहा। उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क हमने चेक करना है कि उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, बैलेंस आउट करना है, और हमने न्यू से न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करवाने हैं जिसकी वजह से उनके काम और ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा कोचिंग एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोचिंग दी जाए, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर प्रोवाइड किया जाए जो उनको प्रॉपर तौर पे गाइड करे, ठीक है। एक ऐसा क्राइटेरिया हम बनाए जिस पे हम असेस कर सकें कि ये वाला बंदा जो है ना, इसको इस पोस्ट पे रखा जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में, और इसको इस पोस्ट पे रखा जाए, एक क्राइटेरिया सेट किया जाए। उसके अलावा जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं, कंज्यूमर जो हमसे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहा है उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं हमारी कंपनी के बारे में, और कस्टमर सेटिस्फाइड है भी या नहीं, और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज उसको बहुत अच्छी आती हैं या नहीं। यानी कि एक पर्सन है जिसको हमने मार्केटिंग के लिए रखा है, क्या वो मार्केटिंग के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है। इसमें टेस्ट आते हैं मायर ब्रिग्स टेस्ट, डिस्क असेसमेंट, होगन पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और 16 PF क्वेश्चनर और कैलिपर प्रोफाइल। ये सारे क्वेश्चनर्स यूज़ करके ये स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में ही लगाने के लिए बनाए गए हैं, तो इनको लगाकर हम किसी की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं कि ये बंदा इस पोस्ट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। नेक्स्ट है टेस्टिंग इन एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में टेस्टिंग का बहुत अहम किरदार है। एजुकेशनल सेटिंग में तो हम रोज़मर्रा टेस्टिंग यूज़ कर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं बच्चों के, तो वो एक किस्म की टेस्टिंग ही हो जाती है। असेसमेंट हमें, क्योंकि जब तक हम बच्चे की महीने बाद या मंथली या वीकली उसकी असेसमेंट ना करते रहे, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या नहीं, ये एक अच्छा लर्नर है या नहीं, इसकी क्या खामियाँ क्या खूबियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद उसका लर्निंग स्टाइल भी हम असेस कर सकते हैं असेसमेंट की मदद से, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं टीचर्स को या जो भी हैं, जहाँ पर भी एजुकेशनल सेटिंग में टेस्ट यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पर लोगों को बताते हैं कि किस तरह से स्पेसिफिक टेस्ट बनाए जाएँ, किस तरह से इंटरवेंशंस एडवाइस की जाएँ जिससे बच्चों को हम और आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। एजुकेशनल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने देखना कि जैसे अब HEC की तरफ से GRE या गैट होता है GC यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसी तरह आप हायर यूनिवर्सिटीज़ में, या अगर आपने ब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर एक हायर
एक वो टेस्ट रिक्वायर होता है जो जो लोग पास करते हैं, ताकि पता चल सके कि कौन सा तालिब इल्म इस एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट है जिसको ये पढ़ना चाहिए। और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये और हम सर्टिफाई करते हैं कि ये बंदा इस स्किल में इस स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि साइकोलॉजी में या जोलॉजी में या बॉटनी में या हिस्ट्री में इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस हासिल है। हम उसको सर्टिफाइड करते हैं कि ये इस एरिया में इसकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये इसके लिए इसके अंदर इसकी कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत आगे जाएगा इसमें। फिर देख इस स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम कॉलेजेस में जब सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन दिए जाते हैं तो पहले देखा जाता है कि ये एलिजिबल है भी या नहीं। ए+ ग्रेड के रिक्वायर्ड होता है या ए ग्रेड रिक्वायर्ड होता है, फिर उस हिसाब से उसको उस फील्ड में एडमिशन दे दिया जाता है। या ये देखा जाता है कि उसकी नॉलेज और स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्दर असेसमेंट करने के लिए कहीं जाते हैं हायर अथॉरिटीज़ में, तो उसके लिए हम लाइसेंस्ड एक साइकोलॉजिस्ट हैं भी या नहीं, दैन वो हमें हायर करते हैं, हमारी सर्टिफिकेशन टेस्टिंग करते हैं कि सर्टिफाइड हैं भी या नहीं, ठीक है। इसी तरह साइकोलॉजिकल असेसमेंट में लेवल A, B और C के यूज़र्स होते हैं कि लेवल A वाले कौन सा टेस्ट एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई भी बंदा करवा सकता है। लेवल B के यूज़र जो हैं उनके लिए MPhil की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और लेवल C यानी कि मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और लेवल C वाले जो होते हैं टेस्ट यूज़र, वो तो हाईली सर्टिफाइड होने चाहिए APA के थ्रू, फिर वो लोग जाकर टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी हम सेवरल कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, वेज, विस्क फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, वेज फॉर एडल्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, वोकेशनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म और क्राइटेरियन, नॉर्म का मतलब है कि आप नॉर्म के अकॉर्डिंग आपने एक नॉर्म सेट किया होता है कि 50 में से 40 वाला ही पास है, तो जितने बच्चे भी, जैसे कि GRE का टेस्ट है और उसमें से 100 में 50 वाला पास है, तो जितने बच्चे 50 स्कोर करेंगे वो सब पास कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन क्राइटेरियन में हमें क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है। वो टीचर मेड टेस्ट भी होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसे हर टीचर का एक क्राइटेरिया होता है कि वो कहता है कि मैं 10 में से 8 वाले को ही पास करूँगा या 10 में से 6 वाले को पास करूँगा। क्राइटेरिया चेंज भी हो जाता है, लेकिन नॉर्म जो एक दफ़ा बन जाता है वो फिर किसी बात से ही चेंज होता है, जैसे कि दोबारा उस पर फर्दर टेस्टिंग होती है तो फिर जाके वो चेंज होता है। लेकिन मोस्टली नॉर्म चेंज नहीं होते, उनमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर तौर पे चेंज नहीं कर सकते। जैसे ब्लड प्रेशर का एक नॉर्म बना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग इन काउंसलिंग सेटिंग। काउंसलिंग का मतलब ही क्या होता है कि हमने किसी इंसान की काउंसलिंग करनी है, उसको गाइड करना है, उसको जैसे कि डिफरेंट सेटिंग्स में हम काउंसलिंग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकल सेटिंग में जब हम कोई मेंटल डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं तो फिर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देते हैं कि आप ग्रुप थेरेपी लें या इंडिविजुअली आप एक अकेले आके सेशंस लें या फिर ग्रुप में बैठ कर सेशंस लें ताकि आप रिकवर कर सकें। एजुकेशनल सेटिंग में हम इस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं स्टूडेंट की कि हम उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सी खामी है, किस वजह से तुम फेल हो रहे हैं, किस वजह से तुम्हारी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत लो है, तुम इतना अचीव नहीं कर पा रहे, तुम्हारी इमोशनल वेलबींग कैसी है। फिर मैं उसको प्रॉपर एजुकेशनल प्लान बना के दूंगी कि आप ऐसे ऐसे पढ़ो तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। वर्क प्लेस सेटिंग में भी लोगों की कैरियर की असेसमेंट करने के लिए देखो कि उनको कौन जॉब की वजह से उन पर स्ट्रेसर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर लीडरशिप वाली एबिलिटी है भी या नहीं, उसकी हमने टीम डायनामिक्स यानी कि ज़्यादा लोगों के साथ रहकर काम करने में भी की वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोअर हो रही है दूसरों को देखे, तो उसमें भी मैंने उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको इन्हेंस करना है, उसको मतलब कि उसको मैंने इनकरेज करना है कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। फॉरेंसिक सेटिंग्स में मैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिस कस्टडी अरेंजमेंट्स वगैरह जो हैं, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी यानी कि जो अब कोई किसी ने जुर्म किया वो मान नहीं रहा तो उसको मनाना किस तरह से है, उसकी काउंसलिंग किस तरह से करनी है कि ये बात गलत है, उसको समझाना किस तरह से है कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, या फिर उससे सच्चाई निकलवाना, ठीक है। जो कस्टडी की अरेंजमेंट करनी होती है कि पेशेंट बच्चा जो है वो फादर को देना है या मदर को देना है, उसके लिए भी लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, जब यानी कि कोर्ट के या जेल के जो लोग होते हैं उनके जब उन लोगों की भी काउंसलिंग होती है तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर सेटिंग में कि आपकी हेल्थ क्यों बुरी हो रही है, आपने पेन को किस तरह से मैनेज करना है, आपने आप कोपिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरह से डेवलप करनी है कि आपने खुद को किस तरह इन बातों को सोचने से रोकना है, यानी कि परेशान नहीं होना, ठीक है। और पेशेंट की केयर करने में जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो
लोग काम कर रहे होते हैं उनको किस तरह से आपने इनकरेज करना है कि आपने इनकी किस तरह से केयर करनी है, ठीक है। कम्युनिटी सेटिंग में कि हम बताते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी की नीड्स क्या क्या हैं, जो जैसे अब अगर आप एक कल्चर में रह रहे हो तो आपको क्या क्या बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, तो वहाँ के लोगों से बात करके आपकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। उधर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जो कि इफ़ेक्टिव हों, लोगों को गाइड करें। मिलिट्री सेटिंग में कि किस तरह से हम रिक्रूट करें कि कौन कौन से लोग जो हैं वो कैपेबल हैं कि उन्हें मिलिट्री में लिया जाए। उसके बाद रिजिलियंस कितनी है उन लोगों में, उसको चेक किया जाए कि कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं वो चीज़ों को। उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी देखा जाए, ये नहीं कि उन पर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज उनको कर दिया जाए कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, और उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। डिफरेंट सेटिंग में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है जब हम काउंसलिंग करवाते हैं तो हमें उनकी उन लोगों की इनसाइट्स तक पहुंचा देती है। इनसाइट्स का मतलब है कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं। हम डिफरेंट सेटिंग्स में जब जाकर काउंसलिंग करते हैं तो हर किसी के अलग प्रॉब्लम होते हैं, और उनको अलग तरह से हम ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस दे के उनको रिकवर करवा सकते हैं या हम रिलैक्स करवा सकते हैं और उनकी वेलबींग को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।